जंग किली सन 1299 में खानियत चुगताई के मंगोलों और सल्तनत दिल्ली के अफवाज के दरमियान दिल्ली के करीब किली के मुकाम पर लड़ी गई। अगरचे मंगोलों ने अरसा दराज से हिंदुस्तान में कत्ल गारतगरी और लूट मार मचा रखी थी, लेकिन मार्का किली में मंगोलों का मकसद महज लूट मार करना नहीं बल्कि तख्ते दिल्ली फतह करना था। दिल्ली सल्तनत पर उस वक्त खिलजी खानदान के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी, जो हिंदुस्तान में खिलजी खानदान का दूसरा बादशाह था और अपने चचा खिलजी सल्तनत के शहंशाह अव्वल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके खुद तख्त नशीन हुआ था। खिलजी सल्तनत की बुनियाद 1290 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रखी। तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान जलालुद्दीन की उम्र 70 साल थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी फितरतन एक निहायत ही रहमदिल, नर्म मिजाज और खौफ खुदा रखने वाले बादशाह थे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जैसी फयाजी और रहमदिली हिंदुस्तान की पूरी तारीख में किसी दूसरे हाकिम में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। जहां तारीख में बादशाहों की तख्त नशीनी के बाद अपनी बादशाहत की हिफाजत के लिए अपने से कब्ल के हुक्मरान खानदान के अफराद को कत्ल, कैद और मुल्क बदर करने की मिसालें भरी पड़ी हैं, वहां सुल्तान जलालुद्दीन जैसे दरिया दिल बादशाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने तख्त नशीदी के बाद खानदान गुलामान के किसी भी फर्द को कत्ल किया, न ही उनके ओहदों से माजूल किया। चुनाचे बादशाह की इस फयाजी और दरिया दिली को फितना परवरों ने कमजोरी से तशबीह दी और सल्तनत में जगह जगह बगावत सर उठाने लगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खानदान गुलामा के आखिरी सुल्तान बिलबन के भतीजे मलिक छज्जू की बगावत की है। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी बुर्दबारी से उन बागियों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। बाद में जब बागियों के इस टोले को सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में पेश किया गया तो सुल्तान ने इस टोले को बगावत के संगीन जुर्म पे भी माफ कर दिया और उनकी खूब आवभगत की और कहा कि मुझे दुनिया की बादशाहत से ज्यादा आखिरत की जवाबदेही का खौफ है। लेकिन एक तरफ जहां ये बादशाह रहमदिल और खुदा तर्स थे, वहीं एक बेहतरीन जंगजू भी थे, जिन्होंने मंगोल जैसी कौम को कई बार शिकस्त से दो चार किया और उन्हें हिंदुस्तान में पैर जमाने न दिए। इसकी एक मिसाल 1293 में हलाकू खान के पोते की हिंदुस्तान पर हमले की है। इस हमले में सुल्तान ने खुद अपनी फौज के हमराह मंगोलों से जंग लड़ी और फतह हासिल की, जिसके नतीजे में कई मंगोल सरदार गिरफ्तार भी हुए। बादशाह हलाकू खान का पोता खुद सुल्तान से मुलाकात के लिए आया और मामला सुलह सफाई से तय हो गया। इस वाक़े से मुतासिर होकर चंगेज खान के पोते अल्ख खान और दूसरे मंगोल सरदारों ने इस्लाम कबूल किया और दिल्ली में ही रह गए। बाद में अल्ख खान की शादी सुल्तान ने अपनी बेटी से कर दी थी। बहरहाल ये रहमदिल बादशाह अपने ही भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेग, जिन्हें सुल्तान ने अपनी औलाद की तरह अजीज रखा, उनकी साजिशों का शिकार होकर 17 रमजान 1295 में रोजे की हालत में अलाउद्दीन के हाथों कत्ल हो गए। कत्ल के बाद अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन का सर काटकर नेज़े पे चढ़ाया और शहर शहर घुमाया और खुद तख्त नशीन हो गया। उसने तख्त नशीनी के फौरन बाद अपने चचा जलालुद्दीन के खानदान का कत्लेआम शुरू कर दिया। जलालुद्दीन के खानदान की बेखनी से फारिग होकर अब सुल्तान अलाउद्दीन ने सिंध, पंजाब और मुल्तान की तरफ तवज्जो दी, जहां मंगोलों ने लूट मार और कत्ल गारतगरी मचाई थी। इन मंगोलों से निपटने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने सिपा सालार जफर खान और अपने भाई अल्मास बेग को रवाना किया। अल्मास बेग को सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी तख्त नशीनी के बाद अल्ख खान के खिताब से नवाजा और ये बाद-ए-ज़ान तारीख की किताबों में उसी नाम से मशहूर हुआ। चुनाचे जलंधर के करीब जफर खान और अल्ख खान की सरबराही में सुल्तान अलाउद्दीन की भेजी गई फौज और मंगोलों के दरमियान मुकाबला हुआ। हस्बे साबिक मंगोल यहाँ भी शिकस्त खा के भाग निकले। ये मंगोल चुगताई खानियत से ताल्लुक रखते थे। 1227 में चंगेज खान की वफात के बाद मंगोल सल्तनत जिन 4 खानियत में तकसीम हुई थी, उनमें से एक चुगताई खानियत थी। चुगताई खानियत का हुक्मरान चंगेज खान का दूसरा बेटा चुगताई खान और उसकी औलाद थी। खानियत चुगताई का हाकिम 1280 की दिहाई के अव्वल से दवा खान था, जिसके कब्जे में वस्त एशिया के इलाके थे।
अपने दौरे हुकूमत में दवा खान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने की कोशिशों में लगा रहा और अब वो हिंदुस्तान को भी अपनी खानियत में शामिल करने का ख्वाहिशमंद था। इसी मकसद के तहत मुगल फौज ने कई बार शुमाली हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार खिलजी फौजों ने उन्हें शिकस्त फाश दी और फरार होने पे मजबूर कर दिया। इन हमलों में से एक हमला मंगोलों ने 1298 में किया, लेकिन हर बार की तरह दिल्ली सल्तनत के सालार जफर खान और अलग खान मुकाबले में हार गए और वापस अपने मुल्क फरार हो गए। 1298 के मुकाबले में शिकस्त के बाद 1299 के अवाइल में मंगोलों ने एक बार फिर हिंदुस्तान में अपनी किस्मत आजमाई की और सिंध में सिविस्तान के राजा छेल देव से गठजोड़ कर लिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने जफर खान को मुकाबले के लिए रवाना किया और जफर खान ने अपनी दानिशमंदी और बहादुरी से सिविस्तान का किला दोबारा से दिल्ली सल्तनत के लिए फतह कर लिया। पै दर पै इबरतनाक शिकस्तों के बाद अब मंगोल पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तान पर हमलावर होने का इरादा रखते थे। चुनाचे 1299 में चुगताई खानियत के हाकिम दवा खान ने अपने बेटे कत्लो ख्वाजा की सरबराही में एक बड़ी मंगोल फौज तख्ते दिल्ली को फतह करने के लिए भेजी। 14वीं सदी के मौर्रिख ज़ियाउद्दीन बारानी के मुताबिक मंगोलों की इस फौज की मजमूई तादाद 2 लाख थी, जबकि बाज़ मौर्रिखीन का मानना है कि ये तादाद 50,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी। चूंकि इस बार मंगोलों का मकसद कत्ल गारत और लूटमार मचाना नहीं बल्कि सल्तनत हासिल करना था, इसीलिए इस बार मंगोल शहरों और देहातों को लूटे बगैर ही सीधा दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर किले के मुकाम पर खैमज़न हुए। मंगोलों की इतनी बड़ी फौज देखकर अवाम में खौफ हिरास फैलने लगा और अपनी अवाम जान बचाने के लिए जौक दर जौक किला बंद शहर दिल्ली की तरफ जाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के इस लश्कर की इत्तला भी तब हुई जब मंगोल दरियाए सिंध भी उबूर कर चुके थे। 14वीं सदी के मौर्रिख इसामी के मुताबिक दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को मंगोलों के इस अजीमुश्शान लश्कर से निमटने की तैयारी के लिए महज 1 से 2 हफ्ते ही मयसर हो सकने थे। इस सूरत हाल में दिल्ली के उमरा ने सुल्तान अलाउद्दीन को मंगोलों से जंग के बजाय बातचीत से मामला हल करने का मशवरा दे दिया, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन ने रद्द कर दिया और मंगोलों से मुकाबले के लिए दिल्ली सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम रियासतों को फौज भेजने का हुक्म दिया। चुनाचे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक्त महदूद वक्त में जितनी तैयारी हो सकती थी की और 16वीं सदी के मौर्रिख फरिश्ते के मुताबिक 3 लाख घुड़सवारों और 2700 हाथियों का फौजी लश्कर जमा किया। लेकिन अक्सर मौर्रिखीन का मानना है कि यह तादाद महज मुबालगा आराई है। असल में दिल्ली सल्तनत की ये फौज 70,000 घुड़सवारों और 700 हाथियों पर मुश्तमिल थी। बहरहाल दोनों ही सूरत हाल में सल्तनत दिल्ली की फौज की तादाद मंगोल फौज की तादाद से ज्यादा थी, जबकि इंतजार की सूरत में अलाउद्दीन को मशरकी रियासतों से अभी और भी फौजी इमदाद का यकीन था। चुनाचे फौज तैयार करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने सिपा सालार जफर खान के हमरा अपनी फौज को लेकर दिल्ली से निकलकर किले की तरफ रवाना हो गया। मैदान किले की एक तरफ झाड़ियां थीं, जबकि दूसरी तरफ दरियाए यमुना बह रहा था। मंगोलों और दिल्ली दोनों ही की अफवाज तीर अंदाजों हल्के और भारी घुड़सवारों पर इन्हिसार किया करती थी। सल्तनत दिल्ली की ज्यादातर फौजें मंगोलों ही की तरह जंग लड़ने के अंदाज में तजुर्बा रखती थीं। मंगोलों के कमांडर ने अपने लश्कर को 4 बड़े हिस्सों में मुनज़्ज़म किया हुआ था। दायां बायां, जिसकी क़यादत तिमर भिगा कर रहा था, बाएं बाजू की क़यादत बिजलिक कर रहा था, जबकि मरकजी लश्कर की कमान कत्लो ख्वाजा के हाथ में थी। इसके साथ ही 10,000 सिपाहियों का एक लश्कर तुर्गी की क़यादत में घात में छुपा हुआ था, जबकि दिल्ली फौज 5 हिस्सों में तक़सीम थी। बायां बाजू नुसरत खान की सरबराही में, दायां बाजू जफर खान की सरबराही में और मरकजी लश्कर की कमान खुद सुल्तान अलाउद्दीन के हाथ में थी। इसके अलावा मरकज के सामने एक फौज इकात खान की क़यादत में खड़ी की गई थी और अलग खान के ज़ेर कमान एक फौज नुसरत खान के लश्कर के पीछे रह गई थी और साथ ही हर लश्कर के सामने 22 हाथी तैनात किए गए थे। अब चूंकि फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन ने फौज को मुनज़्ज़म करने की खातिर तमाम सरबराहों को हुक्म दिया
कि कोई भी सरबराह सुल्तान के हुक्म के बगैर खुद से कोई पेशकदमी न करेगा। बसूरत दीगर जंग के बाद हुक्मतूली करने वाले का कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान के मना करने के बावजूद जफर खान ने हिंदुस्तानी दाएं बाजू से मंगोली बाएं बाजू पर हमला कर दिया और उनके खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। यहाँ हिजलिक ने मशहूर मंगोल चाल चलते हुए जफर खान को घेरने के लिए फर्जी पसपाई इख्तियार की और यूं जाहिर किया जैसे वो जंग से फरार हो रहा है। और इसी तरह हिजलिक कमाल दानिशमंदी से जफर खान को अपने ताक़ुब में लगाकर लश्करगाह से बहुत दूर ले आया। तकरीबन 55 किलोमीटर तक हिजलिक का ताक़ुब करने के बाद जब जफर खान को हिजलिक की चाल का एहसास हुआ तो उसके पास महज 1000 घुड़सवार ही बचे थे, जबकि बाकी लश्कर पीछे ही रह गया था। इसी अस्ना में तरगी की क़यादत में छुपे हुए मंगोल लश्कर ने पीछे से घात लगाकर जफर खान के लश्कर को घेर लिया और जफर खान की वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ने भी जफर खान की मदद के लिए कोई लश्कर न भेजा। जफर खान और उसके साथी आपसी मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि चूंकि अब उनका वापस जाना नामुमकिन है और अगर किसी तरह बचकर निकल भी गए तो सुल्तान वैसे ही उनको कत्ल कर देगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि जवामर्दी के साथ लड़कर इज्जत से शहीद हो जाएं। कत्ल ख्वाजा जफर खान की इस बहादुरी से बड़ा मुतासिर हुआ और मंगोल फौज में शमूलियत की दावत दी, हत्ता के फतह की सूरत में उसे दिल्ली का सुल्तान बनाने की पेशकश भी कर डाली। मगर जफर खान आखिरी दम तक अपने बादशाह का वफादार रहा और अपने 1000 सिपाहियों की मदद से मंगोल के 5000 सिपाही मार गिराए और आखिर में खुद भी वफात पा गया। इसी असना में मंगोल फौज ने दिल्ली लश्कर के मरकज पर हमला कर दिया, जिसकी क़यादत खुद सुल्तान अलाउद्दीन कर रहा था। लेकिन मंगोलों का यह हमला नाकाम रहा और उन्हें अलाउद्दीन की फौज के हाथों भारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा और यूं जंग का पहला रोज इख्तिताम को पहुंच गया। पहले दिन की जंगी कार्रवाइयों के बाद अगले 2 दिन दोनों तरफ से कोई कार्रवाई न की गई और दोनों दिन बगैर किसी झड़प के इख्तिताम पजीर हो गए। चूंकि जफर खान से मुकाबले के नतीजे में होने वाली हंगामा आराई के दौरान मंगोल सिपा सालार कत्ल जख्मी हो गया था, इसीलिए उन 2 दिनों के बाद मंगोलों ने जंग मुअख्खर करके पीछे हटने का फैसला किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें बाहिफाजत पीछे हटने की इजाजत दी और खुद अपनी फौज लेकर दिल्ली वापस आ गया, जबकि कत्ल दौरान सफर जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। यूं जंगे किले में सुल्तान अलाउद्दीन को मंगोलों पर फतह हासिल हुई, लेकिन मारकाए किली में शिकस्त के बाद भी मंगोल हिंदुस्तान पर हमले से बाज न आए और 1303, 1305 और 1306 में हिंदुस्तान में बार बार हमलावर हुए। लेकिन मारकाए किले की तरह मंगोलों के ये तमाम हमले भी नाकाम हुए और इन जंगों में भी शिकस्त मंगोलों का मुकद्दर ठहरी।